समझा रही थी कंसेप्ट ऑफ लिंकेज। मैं कह रही थी मॉर्गन ने कहा भाई एक क्रोमोसोम पे 2 जीन है, तो वो 2 जीन अगर अगली जनरेशन में भी साथ जाए, उसके अगली में भी साथ जाए, साथ साथ जाते रहे, जहां जाएंगे साथ जाएंगे, तो वो लिंकेज शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, दोनों का एक साथ जाना लिंकेज। क्लियर? रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन इसके बिल्कुल उल्टा है। रिकॉम्बिनेशन कहता है एक क्रोमोसोम के ऊपर ये दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब एक के अंदर ये 2 जी क्रोमोसोम थे, इसके अंदर ये जीन है, इसके अंदर मान लो ऐसे जीन, तो क्या हो गया, ये हो गए कुछ ऐसे, इसका ये जीन एक्सचेंज हो गया, ऐसे गया, मिक्स होके गया, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी अब वो साथ नहीं गए, अब वो अलग अलग हो गए, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई, पड़ी है सेल डिवीजन में, मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई। तो अगर उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो वो कहलाते हैं आपके, वो रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, और अगर साथ साथ जाए तो लिंकेज शो कर रहे हैं। ठीक है, लिंकेज बच्चों डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम डिस्टेंस लिंकेज उतनी ज्यादा, जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा जीन के बीच लिंकेज के चांस उतने कम। रिकॉम्बिनेशन में 2 जीन जितनी दूर है तब उनके रिकॉम्बिनेशन उल्टा पुल्टा जाने के चांस ज्यादा। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के बिल्कुल उलट टॉपिक है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन आपने मियोसिस में होती है, मियोसिस के अंदर पैकाइटिन स्टेज जो होती है उसके अंदर होती है। क्लियर? हाँ भाई विवेक, देख अगर तुझे बेसिक समझना है तो बेसिक तो यही है कि लिंकेज क्या चीज है और रिकॉम्बिनेशन क्या चीज है। लिंकेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द जीन्स present on one chromosome to stay together, yet to pass to the next generation in the same manner without any change. This is linkage. What is recombination? Recombination is the process in which the 2 genes get exchanged with each other. They show crossing over. This is recombination. हाँ जी बोलिए। तो देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए। अगर डीएनए के अंदर अचानक से कोई चेंज आ जाता है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पर बोला है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम का मतलब रीडिंग फ्रेम से है। आपका मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपका जो डीएनए है उसकी सीक्वेंस है ए यू जी सी ए सी सी जी ए, ऐसे मान लो सीक्वेंस। इस टाइम आपको पता आपने कोडोन्स पढ़ रखे, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए पे कोडोन होते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रोटीन बनता है। तो ये 3 एक साथ होंगे, 3 के पेयर होते हैं ना कोडोन्स के अंदर, ट्रिपलेट होते हैं कोडोन्स नेचर में। ये है, अगर मान लो यहाँ पर कुछ एडिशन हो जाए, एडिशन हो जाए किसी एक न्यूक्लियोटाइड का, मान लो मैं कहूं इस ए के बाद क्या हो गया, ये मैंने आरएनए बनाया, यू लिख रखा है ना, तो ये आरएनए है। ठीक है, आप डीएनए लेना चाहो तो डीएनए ले सकते हो, डीएनए से ही आरएनए बनता है। अब मानो मैं कहती हूँ इस जगह पर क्या हो गया, इनके बीच में एक सी और आ गया, ऐड हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ए सी यू जी सी ए सी सी जी ए, ये बन गई अब सीक्वेंस। क्या नया आ गया, ये सी नया आ गया इनके बीच में, बाकी सब एज इट इज। अब रीडिंग फ्रेम बन गया ए सी जी सी ए सी सी जी। तो क्या अब अलग अमीनो एसिड्स आएंगे या नहीं आएंगे? आपने पढ़ा है 64 कोडोन्स में से 61 कोड करते हैं, तो क्या होगा, पहले पता नहीं कौन से अमीनो एसिड आ रहे थे, अब पता नहीं कौन से आएंगे। पहले पहला सबसे पहले एयूजी था, मिथ्योनिन आता, अब पता नहीं क्या ही आएगा। सो एक्सप्रेशन बदल गया पूरा, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट होने की वजह से सिर्फ एक ऐड हुआ था। सेम इज विद डिलीशन। डिलीशन का मतलब है डिलीट हो गया, कोई रिमूव हो गया। ये है आपके पास, मान लो इसमें से यू हटा देते हैं, यू डिलीट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, क्या बन गया, ये ए जी सी ए सी सी जी ए।
अब रीडिंग फ्रेम क्या हो गया, पहले AUG था, AGC, ACC, so on. सो अब टोटली डिफरेंट अमीनो एसिड्स आएंगे. सो अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो जाता है, कोई ऐड हो जाता है या कोई डिलीट हो जाता है, तो जो रीडिंग फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा. और अगर रीडिंग फ्रेम शिफ्ट होता है तो आपके जो एक्सप्रेशन है वो टोटली बदल जाएगा. इसी को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं. दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ठीक है. यहां पर भी एक कंडीशन ये है कि अगर कोई ट्रिपलेट की फॉर्म में ऐड हो या मल्टीपल्स ऑफ 3 ऐड हो, अगर मान लो AUG के बाद यहां पर इस जगह पर कोई 3 ऐड हो जाए तो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट ही नहीं होगा. जैसे AUG के बाद मान लो आ गया CCA, ये एक, ये अगला, फिर वही है CAC, CGA. यहां पर क्या हुआ, रीडिंग फ्रेम सेम है, बस एक कोई और अमीनो एसिड ऐड हो जाएगा. सेम अगर 3 डिलीट हो जाए, पूरा का पूरा CAC डिलीट हो जाए तो भी ऐसा ही होगा, रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा. यानी अगर 3 या मल्टीपल ऑफ 3 में हिसाब से एडिशन या डिलीशन हो तो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा. अदरवाइज नॉर्मली कभी भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो DNA के अंदर रीडिंग फ्रेम, कोडोन्स का जो रीडिंग फ्रेम है वो बदल जाएगा. इसी को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं. बोलिए यश. यस मैम. नेक्स्ट वन, और बताइए, अपनी कॉपी किताब उठाइए. पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री क्या होती है, किसी फैमिली चार्ट को हम देखें कोई कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन कैसे चलता जा रहा है, उसको देखना पेडिग्री एनालिसिस है. पेडिग्री से आपको पता लगेगा कि जो बीमारियां हो रही हैं वो कौन सी बीमारी, मैं ऊपर वाला बोर्ड भी थोड़ा यूज कर ली, कोई बीमारी डोमिनेंट है या वो रिसेसिव बीमारी है. राइट. आपको पता है डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने आप को एक ही बार में एक्सप्रेस कर ले, एक ही जीन के अंदर एक्सप्रेस कर ले, वो डोमिनेंट है. जो अपने आप को दोनों जीन होने पे ही एक्सप्रेस करे वो रिसेसिव है. अब डोमिनेंट में भी बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है. फिर रिसेसिव में भी सेम दो चीज, वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है. ये चीज है. आपको यहाँ पर पेडिग्री में एक तो जीनोटाइप लिखना होता है और एक बीमारी का टाइप लिखना होता है कि बीमारी इनमें से कौन सी टाइप की है. क्लियर है, ये बात समझिए. देखो भाई बच्चों, डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड का मतलब तुम्हें पता होगा, बट यहाँ ऑटोसोमल और सेक्स लिंक का मतलब क्या होता है. हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें से 22 पेयर जो है आपके उनको ऑटोसोम कहते हैं, वी कॉल देम ऑटोसोम. और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है हमारा, 1 पेयर, दिस 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम. यानी ये तो कौन सा है, ये XXXY वाला है, और ये कौन सा है, ये बाकी के क्रोमोसोम है. तो कह रहा है कि जो बीमारी आपको हो रही है उसका कोई ना कोई जीन तो होगा ही ना, बिना जीन के तो बीमारी होती नहीं है. तो कह रहा है आपका जो भी क्रोमोसोम है जिसके ऊपर जीन का डिफेक्ट आया है वो क्रोमोसोम कौन सा है. अगर वो क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 ऐसे 22 तक कोई हो तो बीमारी ऑटोसोमल कहलाएगी. अगर वो क्रोमोसोम X या Y पर लोकेटेड हो तो बीमारी सेक्स लिंक्ड कहलाएगी. ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं, हम सीधा जो पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं, काम के ऊपर, काम की बात करते हैं. देखो भाई, आपको पेडिग्री दे दी, आपको दे दी ये एक पेडिग्री है, इस पेडिग्री को सॉल्व करो. मतलब तो पता ही होगा आपको, ये क्या होता है, मेल, ये क्या है, फीमेल. इसका मतलब ये इनके बच्चे हैं, 1 2 3, 2 लड़कियां और 1 लड़का. इसका मतलब क्या है, इस लड़की की शादी हुई है इस लड़के से, इसका मतलब क्या है, इनके ये बच्चे हैं. 2 गर्ल्स दिखा दी मैंने. ठीक है, अब चलिए अब डिसीज की बात करते हैं. एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, सबसे पहले पेडिग्री आती, देखो परिवार कितने हैं. एक परिवार तो है जो इन माँ बाप से शुरू हुआ,
इनका परिवार, राइट। दूसरा परिवार बच्चों एक ये भी शुरू हो गया है नया परिवार, यहाँ पर ये दोनों माँ बाप हैं, इनके बच्चे हैं, तो देयर आर 2 फैमिलीज, राइट। दूसरी बात आप देखिए, अब ये जो फैमिलीज हैं इनके अंदर जब मैं डिसीज दिखा रही हूँ तो ये पता लगी तुम्हें फैमिली का मतलब। अब सुनो, अब मैं कह रही हूँ इनको डिसीज दिखा रही हूँ, अगर कभी भी ऐसा दिखा दिया जाए, कभी भी मानो ऐसा दिखा दिया जाए कि माँ बाप को बीमारी नहीं है पर बच्चे को बीमारी हो गई, माँ बाप को तो बीमारी नहीं है पर बच्चों को हो गई बीमारी, है ना। मनीष को ही बता रही हूँ, मनीष तो सुन ही नहीं रहा है, बाकी तो चलो अच्छी बात है, सब सुन लेंगे। मनीष देख रहा है दीवारों पे कहीं लिख रखा हो शायद। सो अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन मिलती है जब पेरेंट को बीमारी नहीं होती पर चिल्ड्रंस को बीमारी मिल जाए, तो ये बात याद रखना वो बीमारी पक्का रिसेसिव है, रिसेसिव। अगर कभी भी ये कंडीशन हो, पेरेंट खाली और नीचे बीमारी, रिसेसिव बीमारी। अगर यहाँ पर मैं किसी पेरेंट को भी कर दूं दोनों में से, अब हर जनरेशन में बीमारी है किसी ना किसी को, हर जनरेशन का मतलब ये नहीं सारे बच्चों को, हर जनरेशन का मतलब है देखो ये 2 है इनमें से एक को है, ये 3 है इनमें से भी किसी को है, अगले में भी है, किसी को भी है, तो बीमारी डोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है। इतना जरूर याद रखना, अगर ये खाली है पेरेंट कोई भी किसी को बीमारी नहीं है तो बीमारी रिसेसिव, अगर बीमारी पेरेंट को भी है बच्चों को भी है तो बीमारी डोमिनेंट। चलो रिसेसिव को फिल करते हैं। अब मान लो मुझे करना है, मैं कहती हूँ भाई हो सकता है ये बीमारी 6 लिंक्ड हो। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर बीमारी 6 लिंक्ड होती तो बच्चे ये है एक्स वाई, लड़का है ना मेल, मेल यानी एक्स वाई, ये भी मेल है यानी एक्स वाई, ये फीमेल है यानी एक्स एक्स होगी। जब अगर आप 6 लिंक्ड बीमारी सोच रहे हो तो 6 क्रोमोसोम लिखने हैं, अगर आप ऑटोसोमल बीमारी सोच रहे हो तो आप ए बी ऐसे वर्ड लिखोगे। तो मैं कह रही हूँ ये मेल है, मैंने लिखा एक्स वाई, ये लिखा एक्स एक्स, मैं चेक कर रही हूँ ये है या नहीं, इसको लिखा एक्स वाई, ये फीमेल है एक्स एक्स, ये फीमेल है एक्स एक्स, मेल एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, अगेन फीमेल एक्स एक्स, लिख दिया। अब बात करते हैं बीमारी किनको है, इनको है। मैंने कहा बीमारी रिसेसिव है, इतनी बात तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है ना। क्यों कंफर्म है बच्चों, क्योंकि पेरेंट को बीमारी नहीं है और बच्चे को है तो रिसेसिव है, ये कंफर्म है। रिसेसिव बीमारियां कब से होती है, जब दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टेड हो, मान लो दोनों डिफेक्टेड हैं इसीलिए इसको बीमारी हुई। इसके पास तो एक एक्स है वही डिफेक्टेड है, इसके पास दोनों एक्स है दोनों डिफेक्टेड है, तभी बीमारी होनी थी, ठीक है। अब आप एक बात बनाओ, अगर इसको एक्स डिफेक्टेड है, एक एक्स मान लो इससे आया होगा, चलो मान लिया 2 थे दोनों में से एक डिफेक्ट वाला इसीलिए इसे बीमारी नहीं हुई, पर एक एक्स इसको फादर से मिला होगा और फादर के पास अगर ये होता तो बीमारी होती। समझ रहे हो मैंने क्या कहा, अगर फादर के पास फिलहाल बीमारी नहीं है इसका मतलब फादर ऐसा है, पर हम कह रहे हैं फादर ने बच्चे को एक्स दिया है एक्स डी, तो फादर ऐसा होना चाहिए। अगर फादर ऐसा होता तो इसको बीमारी होनी थी, पर बीमारी तो इसे है नहीं, यानी फादर ये है नहीं, और अगर फादर ये है नहीं तो फादर के पास एक्स वाई है, अगर फादर एक्स है तो लड़की ये हो नहीं सकती, लड़की क्या होगी खाली एक्स और एक्स डी, और अगर लड़की ऐसी है तो इसको बीमारी नहीं हो सकती। दिस इज द मीनिंग कि ये बीमारी 6 लिंक्ड है ही नहीं। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, अगर फादर को बीमारी हो तो लड़की को बीमारी होगी। If a father is deceased, then only the girl would be deceased. अगर गर्ल को डिसीज है, ये किसके केस में बता रही हूँ मैं, रिसेसिव के केस में बता रही हूँ। अगर फादर को बीमारी नहीं है लड़की को बीमारी है तो वो कभी भी सेक्स लिंक्ड नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखो, ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो। अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है,
तो ये बात कंफर्म है कि अगर फादर को डिसीज है तो ही लड़की को डिसीज होगी, या फादर को बीमारी नहीं है लड़की को बीमारी होगी। यहाँ भी फादर को बीमारी नहीं है पर इसकी बेटी को बीमारी हो गई। इसीलिए बच्चों ये प्रूफ होता है कि ये बीमारी सेक्स लिंक्ड है ही नहीं, ये बीमारी सेक्स लिंक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो कंडीशन मैंने वहां लिखी वो कंडीशन मेरी यहाँ फुलफिल नहीं हो पा रही, तो ये वाली बात मेरी डिसप्रूफ हो गई। इसका मतलब बीमारी रिसेसिव है, पर कौन सी है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। डिसीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब, अब आप क्या लेटर यूज करो, अब सिंपल लेटर यूज करो। बीमारी जिनको है उनको रिसेसिव, रिसेसिव हमेशा छोटे अक्षरों से लिखते हैं। इसको भी बीमारी है तो स्मॉल स्मॉल, इसको है स्मॉल स्मॉल। जिनको बीमारी नहीं है पर उन्होंने जीन तो आगे दिया है, तो एक कैपिटल होगा एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। तभी तो इसने अपना स्मॉल दिया, अपना स्मॉल दी, इसे बीमारी हो गई। पर रिसेसिव है इसीलिए इनको खुद को नहीं हुई। इसको नहीं है इसका मतलब या तो इसको भी यहां से कैपिटल कैपिटल मिला या कैपिटल स्मॉल मिला। सेम यहां कंडीशन है, कैपिटल स्मॉल है इसके पास, इसीलिए इसने अपना स्मॉल दिया, यहाँ कैपिटल स्मॉल है। देखिए इस बात को बड़े ध्यान से देखें। इस बात को ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको क्या पॉइंट बोला है कंसिडर करने के लिए, इंपॉर्टेंट फीचर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है रिसेसिव प्रूव हो जाएगा, सिर्फ ये देखना है कि क्या पेरेंट को डिसीज है या नहीं। अगर पेरेंट को भी बीमारी है बच्चों को भी बीमारी है तो बीमारी डोमिनेंट है। अगर पेरेंट को बीमारी नहीं है पर बच्चों को बीमारी है तो बीमारी रिसेसिव। क्लियर है? उसके बाद अगर आपका फादर को भी बीमारी है बच्ची को भी बीमारी है तब बीमारी सेक्स लिंक रिसेसिव है। अब आप कहेंगे मैम फिर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना? आप इसको मत करो बीमारी, लड़की को मत करो, लड़के को होने दो, तो हो सकता है ये आपकी सेक्स लिंक रिसेसिव बन जाती। पर अभी तो कंडीशन हमने ये दिखा दी फादर को नहीं है बेटी को है, तो नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? थोड़ा सोचो इसके ऊपर। पेडिग्री एनालिसिस ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको एक्चुअल में बहुत बैठ के तसल्ली से सोचने की जरूरत है। ज्यादातर सेक्स लिंक्ड बीमारियों में बच्चों सिंपल सा ये कंसेप्ट है, फादर से बच्ची को जाती है, लड़की को जाती है, और मदर से बेटे को जाती है बीमारी। ज्यादातर Criss यही cross है। inheritance. Yes, this is called criss cross inheritance. बिल्कुल सर। Father will pass to girl and mother will pass to boy, male. बताइए एक तो बीमारी है, ऐसा है तो नहीं। ठीक है, तो आप पेडिग्री एनालिसिस की चारों की मैंने कंडीशन लिखी है, कब ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कब ऑटोसोमल रिसेसिव है, कब सेक्स लिंक डोमिनेंट है, कब सेक्स लिंक रिसेसिव है। चारों के आपको केसेस लिखवाए हुए हैं, कराए हुए हैं। चारों के केसेस आपको एज अ असाइनमेंट भी प्रोवाइड किए हैं, तो पहले उसको बैठ के तसल्ली से उन केसेस को समझिए, उसको सॉल्व करके देखिए, और फिर आप मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कल आप फिर से पूछिएगा मुझसे। अगर नहीं आता तो पहले मैं आपके डाउट लूंगी 5th और 6th के। ठीक है, कुछ भी डाउट है देन आपका टेस्ट, पर जबरदस्ती डाउट्स नहीं लेने, टेस्ट कैंसिल करने के लिए।